नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम प्रताप सिंह, चीफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट विवेकानंद पॉलीक्लिनिक। हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम जो बात करेंगे वो लिवर सिरोसिस के बारे में बात करेंगे कि लिवर सिरोसिस क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और इसके क्या कारण हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिवर सिरोसिस के कि ये क्या चीज़ है और ये कैसे डेवलप होती है। तो लिवर सिरोसिस एक तरह की एंड स्टेज लिवर डिजीज़ है, इरिवर्सिबल लिवर डैमेज है, जिसमें लिवर की जो कोशिकाएं होती हैं वो अपना काम करना बंद कर देती हैं और एक तरह का परमानेंट डैमेज होता है। इसमें लिवर सेल्स जो फंक्शनिंग सेल्स होती हैं, जो लिवर की कोशिकाएं होती हैं, वो फाइब्रोटिक टिश्यू से रिप्लेस हो जाती हैं और धीरे धीरे उस जगह पे फाइब्रोसिस डेवलप होने लगती है और कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, जिससे धीरे धीरे प्रोग्रेसिव लिवर फेलियर के लक्षण आते हैं। लिवर खराब होने के जो कारण हैं, अगर हम उनकी बात करें तो भारतवर्ष में अभी तक अल्कोहल और हेपेटाइटिस बी मुख्य कारण रहते थे कि जो कि 60-70% में यही कारण होते थे जिनसे लिवर सिरोसिस होती थी। लेकिन अभी आने वाले समय में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी पे काफ़ी कुछ कंट्रोल पाया जा सका है। सरकारी बहुत से कंट्रोल प्रोग्राम्स चल रहे हैं और अर्ली डायग्नोसिस से भी प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं हेपेटाइटिस को कंट्रोल करने से, उससे हेपेटाइटिस बी और सी में काफ़ी केसेस में कमी आई है। अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ एक बड़ा इंपॉर्टेंट लिवर सिरोसिस का कारण है इंडियंस में। और उसके बाद जो इमर्जिंग कॉज है लिवर डिजीज़ का, जो अब इस समय नंबर 1 पर धीरे धीरे जा रहा है, वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। फैटी लिवर फैट उतना ही डेंजरस है जितना लिवर के लिए अल्कोहल और हेपेटाइटिस बी और सी के वायरस। तो फैटी लिवर डिजीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि आज के अगर हम किसी डेटाबेस की बात करें या रजिस्ट्री की बात करें तो फैटी लिवर डिजीज़ धीरे धीरे नंबर 1 कॉज बन रहा है लिवर सिरोसिस का इंडिया में। डायबिटिक पेशेंट्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम बढ़ रहा है। ऐसी कंडीशंस में लिवर सिरोसिस सेकेंडरी टू फैटी लिवर डिजीज़ बहुत कॉमन हो गया है। तो अगर हम कारण की बात करें तो फैटी लिवर डिजीज़, जिसको हम लोग नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं, अल्कोहल इंड्यूस्ड लिवर डैमेज, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये मुख्य कारण है। इसके अलावा अगर ये कारण नहीं मिलते हैं तो हमें कुछ और जांचें करानी पड़ती है, जैसे ऑटो इम्यून लिवर डिजीज़। अगर हम सिरोसिस की बात करें तो इन कारणों से जो सिरोसिस होती है और ऑटो इम्यून लिवर सिरोसिस जो होती है, तो उसमें ऑटो इम्यून लिवर सिरोसिस में मरीज का जो सर्वाइवल होता है और जो मरीज का नेचुरल हिस्ट्री जिसको हम कहते हैं वो ज़्यादा बेहतर रहती है और मरीज 10 साल 15 साल तक भी दवाइयों पे चलते रहते हैं और वो उतनी ख़राब सिरोसिस नहीं होती। सिरोसिस में भी 2 तरह के सिरोटिक होते हैं। एक हम लोग उनको गुड सिरोटिक्स कहते हैं, दूसरे तरह के जो सिरोटिक्स होते हैं वो बैड सिरोटिक्स होते हैं। अब ये गुड और बैड ये होता है कि जिन मरीजों में जो प्रोग्रेशन है डिजीज़ का, बीमारी कितनी तेज़ बढ़ती है आगे, अगर बहुत रैपिडली प्रोग्रेस कर रही है डिजीज़ कि 6 महीने के अंदर लिवर ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाए या मरीज़ की जान जाने की नौबत आ जाए, तो उसको हम लोग बैड सिरोसिस बोलते हैं। तो अल्कोहलिक सिरोसिस एक तरह से बैड सिरोसिस है। हेपेटाइटिस बी की सिरोसिस और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की जो सिरोसिस है, ऑटो इम्यून सिरोसिस है, ये एक तरह से बैड सिरोसिस उतनी नहीं है। तो ये मुख्य कारण है। इनके अलावा कुछ रेयर कॉजेज होते हैं, जैसे विल्सन डिजीज़ होती है और कुछ अदर ऑटो इम्यून कंडीशंस होती हैं। पहले एक इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस नाम की कंडीशन हुआ करती थी, कॉपर एक्सेस से लिवर डिपोजिशन से होती थी। फिर कुछ जन्मजात बीमारियां होती हैं, बच्चों में थैलीसीमिया से बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने से प्रोग्रेसिव लिवर फाइब्रोसिस डेवलप हो जाती, वो भी एक कारण होता है। तो ये कारण होते हैं। अब अगर लिवर सिरोसिस हो गई तो पहली चीज़ तो ये होता है कि लिवर सिरोसिस के लक्षण तब तक नहीं आते जब तक कि ऑलमोस्ट 90% लिवर डिस्ट्रॉय ना हो जाए। मीन्स सिम्टोमेटिक जो रिजर्व है लिवर का वो 90% है। से 90% लिवर पैरेन्काइमा जब तक नहीं डिस्ट्रॉय होती तब तक के लिवर फेलियर के लक्षण नहीं आते और कोई सिम्टम्स नहीं आते। तो ऐसे में लिवर की बीमारी को जल्दी पता लगा पाना बहुत मुश्किल काम होता है और जब उसके लक्षण आते हैं तो लिवर बहुत ख़राब हो चुका होता है। तो जब पेट में कुछ जो लक्षण है लिवर सिरोसिस के, जैसे पीलिया होना, पेट में पानी बनना, बार बार बेहोशी आना, खून की उल्टी होना, हाथ पैरों में सूजन आना, बार बार उल्टियाँ होना, ये लक्षण जब पूरा लिवर खराब हो जाता है तब आते हैं। तो ऐसे में बीमारी को शुरुआती दौर पे पता लगाना और तब पता लगाना जबकि लिवर
उतना डिस्ट्रॉयड नहीं है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो शुरुआती दौर में अगर फटीग के सिम्टम्स हैं, थकान महसूस होती है, यूजुअल जो वर्क रिलेटेड फटीग होती है उससे ज़्यादा, जिसको हम लोग अनड्यू फटीग कहते हैं, अगर किसी में अनड्यू फटीग के सिम्टम्स हैं, लैक ऑफ स्टेमिना है, लैक ऑफ एनर्जी है, उसको बार बार प्यास लगती है और कमज़ोरी सी महसूस होती है, तो ऐसे मरीजों को अपने लीवर के टेस्ट करा लेने चाहिए और उसमें ये देखना चाहिए कि कहीं लीवर फंक्शन टेस्ट में गड़बड़ी तो नहीं आ रही है। अभी लीवर की फाइब्रोसिस असेसमेंट के लिए नॉन इन्वेजिव मेथड्स आ गए हैं, फाइब्रोस्कैन आ गया है, उसको करके देख लेना चाहिए कि फाइब्रोसिस तो नहीं हो रही है। और उसके बाद उसके जो कारण होते हैं उन कारणों की एक बार जांच करा के देख लेना चाहिए कि लिपिड प्रोफाइल ठीक है कि नहीं है, शुगर की क्या पोजीशन है, वायरल मार्कर्स की क्या पोजीशन है। क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है लिवर सिरोसिस में वो ये है कि आपने बीमारी किस स्टेज में डायग्नोज की। अगर आप बीमारी को स्टेज 1 में शुरुआती दौर में पकड़ लेते हैं और बीमारी डीकम्पेंसेट नहीं हुई है तो आप अच्छा इलाज करा सकते हैं उसका, और उसमें अच्छा रिस्पॉन्स भी आता है। कई बार आप डिजीज़ के जो बढ़ने की जो स्पीड है, जो दर है उसके प्रोग्रेस करने की, उसको भी रोक सकते हैं। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइमली एंड अर्ली डायग्नोसिस, जिससे कि आप लिवर सिरोसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। और कई बार अर्ली स्टेज जो फाइब्रोसिस या शुरुआती जो सिरोसिस होती है उसमें रिवर्सिबिलिटी का भी एक कंपोनेंट होता है कि जो दवाई चलने के बाद रिवर्स हो जाती है और ठीक होने लगती है। लिवर सिरोसिस में 2 फेजेस होती हैं। जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो लिवर सिरोसिस में 2 फेजेस होती हैं। पहली फेज जिसको हम लोग कॉम्पेंसेटेड फेज ऑफ लिवर डिजीज़ बोलते हैं, जिसको डायग्नोज करना मुश्किल होता है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट का जो रिस्पॉन्स होता है, जो असर आता है मरीज पे अच्छा आता है। तो कॉम्पेंसेटेड फेज में लिवर डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए लिवर फंक्शन टेस्ट, इंडोस्कोपी, फाइब्रोस्कैन और क्लिनिकल हिस्ट्री जो पेशेंट की है, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। डीकॉम्पेंसेटेड जो डिजीज़ होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक तरह की, ये नेचुरल हिस्ट्री के हिसाब से या मरीज के हिसाब से ये बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कॉम्पेंसेटेड और डीकॉम्पेंसेटेड। डीकॉम्पेंसेटेड मीन्स ये होता है कि मरीज की रिवर्स करने की कंडीशन या इम्प्रूव करने की कंडीशन ख़त्म हो जाती है और अब लीवर सिर्फ प्रोग्रेस करेगा। देयर विल बी अ वन वे मूवमेंट ऑफ द डिजीज़। अब डिजीज़ पीछे मुड़ के नहीं देखेगी, डिजीज़ आगे बढ़ेगी और पेशेंट को लिवर फेलियर, लिवर ट्रांसप्लांटेशन और डेथ की तरफ ले जाएगी। इसलिए डीकम्पेंसेशन लिवर सिरोसिस में बड़ी इंपॉर्टेंट एक घटना है जो कि प्रेजेंट करती है पेट में पानी आने से, खून की उल्टी होने से, या काली लैट्रिन जिसको मलीना कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में, या बार बार बेहोशी आने से, या पीलिया बढ़ने से। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनको हम लोग कहते हैं कि अब लीवर डीकम्पेंसेट हो गया, पेट में पानी बन गया। क्योंकि ज़्यादातर जो मरीज लिवर डिजीज़ के डायग्नोज होते हैं सिरोसिस के, वो तभी पता चलता है जब उनके पेट में पानी आ जाता है, या उनको पीलिया हो जाता है, या उनको खून की उल्टी होती है, या उनको बार बार काली लैट्रिन आती है, तो इसलिए हो जाता है। लेकिन ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल करने की एक विंडो बचती है। तो ऐसे मरीजों को भी बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छे इलाज से ये भी मरीज़ दवाइयों पे चलते रहते हैं और कारण पता चल जाने पर अगर उस कारण का भी हम लोग इलाज करें जिससे लिवर ख़राब हो रहा है तो ये भी मरीज़ अच्छा चल जाते हैं। कई मरीज़ 3 साल, कई 4 साल, कई 5 साल, कई 6 साल और कई मरीज़ 10-10, 12-12 साल भी उनका सर्वाइवल रहता है। तो ऐसे मरीजों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनका फॉलोअप अच्छा हो, अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के फॉलोअप में रहें, वो समय समय पर वो जांच कराते रहें। डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कॉम्प्लिकेशंस जो लिवर डिजीज़ के उनके ट्रीटमेंट के साथ में जो डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और कंप्लायंस जो पेशेंट का है, पेशेंट का जो फॉलोअप है और पेशेंट कितना अच्छे से डॉक्टर का इलाज करा रहा है, इन सब चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है।